Assalamu alaikum and a very warm welcome. We are in midweek and I hope that you are in the middle of happiness, joy and abundance. आज जो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले I want to begin with gratitude. मैंने आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है कि you have been with me in this journey of mindfulness. It is a subject very close to my heart. मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग जो हो सकता है कोई खामोशी से सफ़र कर रहा हो, जिसके पास मदद ना पहुँचे या खुदा न खासा मामलात इतने बिगड़े ना हो that you need a counselor or a therapist. हम सबको इस आगाही की बहुत अशद ज़रूरत है कि अगर हम किसी भी नेगेटिव इमोशन से गुजर रहे हों, अगर हम तकलीफ में हों, हम अपने जज्बात को, अपने रिएक्शंस को, अपने रिस्पॉन्सेस को समझ ना पा रहे हों, तो हमने शुरुआत कहाँ से करनी है। और इसी हवाले से मेरा 14-day चैलेंज, जो अक्सर लोग कहते हैं सदरा ये चैलेंज क्या है, दिस चैलेंज इज अबाउट कि आप अपना ख्याल खुद कैसे रखें। पहले अपने आप को समझें, फिर उसके बाद दुनिया में सपोर्ट की और लोगों के साथ की उम्मीद लगाएं, क्योंकि एक खुश इंसान ही दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। अगर आप खुद, आपके अंदर के हालात और मौसम अच्छा नहीं चल रहा, of any use to other people, और ये ऐसा एक void होता है जिसको दुनिया जहाबत, मेहनत, दौलत, शोहरत इसको फिल नहीं कर पाती। एंड इसके लिए हम सबको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक माई फेवरेट कोट जो मैं बार बार कहती हूँ, when you can't go outside, go inside। लेकिन अब तो जी बाहर निकलने के मामलात भी ज़रा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया में हम और कसरत भी हो जाएगी और मेरे ख्याल में आपको याद भी रहेगा कि आपने मास्क लेके जाना है, ख़ास तौर पे उन तमाम लोगों के लिए जो हो सकता है मवेशी मंडी का रुख कर रहे हों। हमने ये बात बार बार इस प्लेटफॉर्म से कही है कि जहाँ हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि इन मवेशी मंडियों में SOPs को फॉलो किया जाए, बट देयर इज़ ओनली सो मच दैट दे कैन डू। वो सिर्फ और सिर्फ शायद वहाँ पे जो मवेशियों को बेचने वाले अफराद हैं, जिनके स्टॉल्स हैं, उनको तो इस बात का पाबंद कर सकती है, लेकिन आप और मैं यानी अवाम जब वहाँ पे ख़रीदारी के लिए पहुँचती है तो हमें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। और मेरे ख्याल में यही बात हर ऑफिस, हर मार्केट, हर शॉपिंग मॉल, हर जगह के लिए मेरे ख्याल में ये लागू होती है कि यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरे ख्याल में यही सवाल था मैरिज हॉल्स का भी, उनका ये मानना था कि तकरीबात को आप रोक नहीं सकते। बहुत अरसे से ज़िंदगी स्टैंड स्टिल पे थी और अब बाकायदा इंडिया ये दिया गया था कि अगर हुकूमत ने इजाज़त ना भी दी तो हम मैरिज हॉल्स खोलेंगे। और ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा तशवीश का बायस था, एक बोन ऑफ कंटेंशन थी। हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब तजावीज़ को सुना, मुख्तलिफ प्रोविंसेस की भी, चीफ मिनिस्टर्स की भी, इस बात को बड़ा वाज़ेह किया कि मैरिज हॉल्स के लिए खुसूसी तौर पर तजवीज़ आई है और कहा गया है कि इनको खोला जाए, बिकॉज बहुत सारे लोगों का इससे रोज़गार जुड़ा हुआ है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या इनको इजाज़त मिली है या नहीं? हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा तारिक, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कराची मैरिज हॉल ओनर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। तारिक साहब, अमूमन देखा ये क्या है कि शादी ब्याह का मामला जो हमारा एक कल्चरल कैलेंडर है, हर ईद के बाद फौरी तौर पे इस तरह की तकरीबात की लोग डेट फिक्स करते हैं। तो यकीनन ईद उल फितर के बाद लोगों की निगाहें थी कि कोई हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर पाबंदी को हटाया जाए। इस वक्त क्या सूरत हाल है? वी आर वेरी क्लोज टू ईद उल अज़हा और उसके बाद एक चंक ऑफ बिजनेस आता है, लोग तकरीबात का इनेकाद करते हैं। क्या हुकूमत ने इजाज़त दी है मैरिज हॉल्स को खोलने की? देखें, ऐसा था कि जैसे कि आपने बताया ही है कि 13 अप्रैल से ये इस इंडस्ट्री को बंद किया हुआ है। ये जो इंडस्ट्रीज बंद की गई थी उनमें से वाहिद इंडस्ट्री थी जिसको बिल्कुल शुरू में बंद किया गया था। तकरीबन आज 4 महीने से ऊपर हो गए और जो परसों जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था वो भी असल में उसी का सिलसिला था कि 4 महीने में अब हमारी ऑफ हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो आपने बंद किया हुआ है और किसी किस्म का ब्रीदिंग स्पेस इस इंडस्ट्री को नहीं दिया है। तो जो हमारे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 13,000 के करीब शादी हाल हैं, 6.5 लाख के करीब इसकी लेबर थी जो कि डायरेक्टली इससे एसोसिएटेड थी। वो और उनके खानदान जो है सब बिल्कुल फाका कशी पे आ गए, क्योंकि मालकान के पास भी अब पैसे देने को नहीं रहे। एक मेजॉरिटी शादी हालों की रेंटल के ऊपर है, तो वो मालकान जिनके शादी हाल रेंट पे थे, आप यकीन माने वो भी अपनी गाड़ियां बेच करके और लोन लेकर के अपने जो है ना खराजात को पूरा कर रहे हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। ये जो प्रोटेस्ट किया गया था इसको यही बताना मकसद था कि सर हमारी ऑफ हो गई है, ये इसको इस तरह से इग्नोर ना किया जाए। जब आपने तमाम कारोबार, इवन गैदरिंग बेस भी जो है वो आपने SOPs के साथ ऑपरेशनल कर दिए हैं, आपने हर कारोबार को किसी ना किसी तरीके से रिलीव किया है, चाहे वो यूटिलिटी बिल्स की मद में हो, चाहे वो आपने ये जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने दिहाड़ीदार तबके के लिए किया था चाहे उसके हवाले से हो,
या रेंटल के हवाले से आपने कोई रिलीव किया है। शादी हाल वो कैटेगरी थी जो कि इन किसी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहा था। बिल्कुल, ये तो हमारे और तारिक साहब यहाँ खुला पे ये बड़ा अहम है, जिस तरह आपने खुद इशारा दिया कि सिर्फ कराची शहर में अगर हम दरमियाने दर्जे के छोटे बड़े हॉल्स को मिलाते हैं तो एक नंबर, एक बहुत ही सेफ एस्टिमेट 13,000 का हमारे सामने आता है। ये इंडस्ट्री फॉर्मली और इनफॉर्मली बहुत सारे लोगों को हायर करती है। अगर आप इमीडिएट इनके जो टीम्स का हिस्सा देखें तो जाहिर सी बात है जो मैनेजर होगा, जो रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं प्रॉपर्टी की, लेकिन फिर जरा इसके ताने बाने जोड़िए, वेटर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, जनरेटर, केटरिंग सर्विसेज, जो सारी की सारी हैं, इससे मुंसलिक है, हमको नुकसान हुआ है। तो ऐसा थोड़ा इस बारे में भी लोगों को बताइएगा कि उमूमन, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी सेक्टर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, हर एक में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि अगर आप इवेंट कोई बुक करते हैं तो या तो आप ज़्यादातर 100% आपने पेमेंट करनी होती है। मैं यूरोप के और अमेरिका के इवेंट मैनेजर्स का हाल देखती थी, कहीं पे भी लोगों ने एडवांस वापस नहीं किया है। लोगों को ये कहा है कि हमें हुकूमत की तरफ से अभी इजाज़त नहीं है इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की, तो आप हमें साल भर बाद की डेट्स दे सकते हैं या हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने एक दबाव देखा कि मैरिज हॉल्स को कैंसलेशन पॉलिसी के तहत एडवांस भी वापस करना पड़ा। इसके बारे में कुछ अब डेवलपमेंट आपने देखी है और इससे आई एम श्योर कि और ज़्यादा माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। जी, ये आपने बहुत अहम सवाल किया है। ये वो है जो कि मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताए थे, ये तो अपनी तरफ है। हर गुजरते दिन के साथ जो हमारी बुकिंग थी ना, उस कैंसिलेशन की वजह से आप हर नए दिन आप माइनस के अंदर होते हैं, आपकी लाइबिलिटी एक सर्टेन नंबर से मजीद पाइल अप हो जाती है। कल हमने जो हमारी कल नासिर हुसैन शाह साहब के साथ मीटिंग हुई थी, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इस हवाले से सुना क्योंकि इसमें बहुत से शादियाल मालकान को थ्रेट्स आ रही हैं, इवन कुछ लोगों ने अटैक्स भी किए हैं, शीशे तोड़े हैं वहां पर आकर के, क्योंकि लोगों की फ्रस्ट्रेशन है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये असल में एक हमारी साइकिल होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि हम जो फ्यूचर बुकिंग के पैसे वो सेपरेट रख देते हैं, ये कैश फ्लो का हिस्सा होता है। ये किसी ने कोर्स ही नहीं किया था कि जी ये ऐसा हो जाएगा तो हम इन पैसों को सेपरेट करके रखें, वो यूज हो गए। अच्छा, शुरू में जो गवर्नमेंट ने इनिशियली 15 दिन का लॉकडाउन लगाया था, उसमें बहुत से शादियाल वालों ने उन 15 दिनों के पैसे रिफंड भी कर दिए थे कि भाई ठीक है, अगर आपने आगे फंक्शन नहीं करना तो हम आपको रिफंड कर देते हैं। लेकिन कल ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई है कि सर 4 महीने कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे अखराजात जो है तकरीबन एक शादी हाल के ऊपर महीने के एटलीस्ट 5 से 10 लाख रुपए के हैं, जिसमें अभी रेंटल शामिल नहीं है। और ये जो रिफंड है वो अपनी तरफ खड़ा हुआ है, लोग दिवालिये की तरफ खड़े हुए हैं। तो नासिर हुसैन शाह साहब ने एक क्लियरेंस दी थी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इसमें एक नोटिफिकेशन इशू कर दें कि शादी हाल आज से 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब भी ऑपरेशनल होते हैं तो 6 महीने का टाइम दिया जाएगा और लोग 6 महीने से पहले मालकान को तंग ना करें, ताकि जब इनके पास कैश फ्लो मेंटेन हो जाए तो ये रिफंड करने की पोजीशन में आ जाए। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अहम नुक्ता ये है कि हमें अपनी तमाम तर मामलात को, अपनी पॉलिसीज को दोबारा से उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी। शायद हमने कभी ऐसा फोर्सी नहीं किया था कि इतनी तवील मुद्दत के लिए कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है, लेकिन रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसीज हैव टू बी रिविजिटेड। और हमें बहैसियत अवाम भी ये समझना चाहिए कि जिस तरह हमारे बनाए हुए प्लान्स कैंसिल हो सकते हैं, तो हम ये क्यों तसव्वुर करते हैं कि हमारा नुकसान तो जीरो हो, बेशक अगले बंदे का कितना भी नुकसान हो जाए, उसका दिवालिया निकल जाए, उसका बिजनेस बंद हो जाए, आप सब एक बोट में शामिल हैं। अगर आपके 50% आपने पैसे दे के रोके तो आप ये सोचे कि उनकी तो कभी ये मेरे ख्याल में ओरिएंटेशन नहीं होगी कि आप नुकसान में चले जाएं, आपका इवेंट कैंसिल हो जाए, वो सिर्फ 50% पैसे लेके खुश हो जाएं। ये बड़ा अहम मामला है, इसमें एहसास का होना बहुत जरूरी है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हम बढ़े की तरफ, लेकिन प्लीज इस समाजी रवैये की तरफ नजरसानी कीजिए कि खुदा ना खास्ता अगर आपके प्यारे की तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर पे चढ़ाई कर देते हैं, उसको बुरा भला कहने लगते हैं, अस्पतालों में तोड़-फोड़ करते हैं। यही सूरत हाल उस मैरिज हॉल की सी भी है जहां आप अपनी अज़दवाजी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, खुशियों पे, समझदारी पे, एक ब्राइट फ्यूचर और मुस्तकबिल को देखते हुए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपका प्लान कैंसिल होता है तो उसी जगह पे आप तोड़-फोड़ करते हैं, उसी मैरिज हॉल को आप बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। एंड आई थिंक जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, इस बात पे नजरसानी करनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और बहुत अहम है कि बदलते वक्तों के साथ साथ हम अब्रेस्ट रहें, देखते रहें और जानते रहें कि हमारे कवानीन हमें किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। कई दफ़ा ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, पता ना होना, अवेयरनेस का ना होना हमें ज़्यादा बड़ा नुकसान दे सकता है। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहेंगे साइबर क्राइम के हवाले से। सोशल मीडिया के जहाँ बहुत सारे फ़वायद हैं, उसमें हमने एक ये ट्रेंड भी देखा है कि आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी तस्वीर, या अगर आपने एक वन ऑन वन रिलेशनशिप में भी किसी से अपनी कुछ डिटेल्स शेयर की हैं, अपने बारे में कोई बातें बताई हैं, उसको मिस यूज किया जा सकता है। ऐसी किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को एक बहुत ही वल्नरेबल स्पॉट पे मांगते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप मदद के लिए किससे बात करें। आमतौर पे हमारे माशरे में अगर आप इस सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं तो आपको ही इल्जाम दिया जाता है कि क्या जरूरत थी किसी पे भरोसा करने की। बट दैट इज विक्टिमाइजिंग द विक्टिम, यानी एक शख्स जो ऑलरेडी एक तकलीफ में है, एक मुश्किल जगह पे फंस गया है, आप उसको उसी के किरदार के ऊपर या उसी के बिहेवियर के ऊपर या उसी के अमल के ऊपर बार बार इल्जाम देते रहें और सजा देते रहें। आज हम बात करेंगे खुसूसन खवातीन के हवाले से कि साइबर क्राइम जो बिल है वो उनको किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देता है, FIA ने इसके लिए क्या क्या इकदाम उठाए हैं और कॉमन कंप्लेंट्स क्या होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िश सहर साहिबा, शी इज़ अ सब इंस्पेक्टर ऑफ द FIA साइबर क्राइम सर्कल कराची। अस्सलाम वालेकुम नाज़िश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो नाज़िर टीम, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको सलाम है, खिराज तहसीन है, बिकॉज आई हैव सीन सो मनी विमेन कम अप, पाकिस्तानी लड़कियां और खवातीन जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है विद द FIA साइबर क्राइम, और वो इस बात से बहुत मुतमईन है, बहुत खुश हैं कि उनको बहुत ही इज्जत, कदर और एहतराम के साथ उनकी डिग्निटी को इंटैक्ट रखते हुए उनके मसाइल को सुना गया, और वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से, किसी भी शहर और कस्बे से क्यों ना हो, उनकी मदद की गई। तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू दैट यू आर एक्सटेंडिंग सच अ वंडरफुल सर्विस। और आज आप लोगों की यहाँ पे, आपकी यहाँ पे मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मुझे बताइए कि कॉमन कंप्लेंट्स क्या होती हैं। एक खातून या एक लड़की अगर अपने ही डेटा के हवाले से ब्लैकमेल हो रही हो, किसी के पास उसकी तस्वीर हो, कोई कॉन्वर्सेशन हो, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए सिद्रा, सबसे पहले तो हमें साइबर क्राइम को समझना होगा कि साइबर क्राइम है क्या। तो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गैर कानूनी सरगर्मियों को साइबर क्राइम कहते हैं। अब आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, इंटरनेट का इस्तेमाल हर आम के पास हो गया है, बहुत आसानी से हो गया है। अब बहुत आसान हो गया है, आप किसी को डिफेम कर सकते हैं, किसी को ब्लैकमेल कर सकते हैं, और किसी की भी पिक्चर्स, वीडियो, किसी का डाटा आप हासिल कर सकते हैं, किसी की पर्सनल प्राइवेट चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों ने जो है ना, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इन तमाम सरगर्मियों को जो कि गैर कानूनी किस्म की हों, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए फिर साइबर क्राइम एक्ट पास हुआ, जिसको पीका का नाम दिया गया, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम एक्ट 2016 का नाम दिया गया। अच्छा, आप ये देखिए कि इस पीका के कानून में जो है बड़ी सख्त सजाएं भी हैं और जुर्माने भी बड़े मिलियंस में लगाए गए। तो इसलिए लगाए गए हैं कि लोग जो हैं, क्या कहते हैं, आसानी किसी को डिफेम ना कर सके, ब्लैकमेल ना कर सके, हैरेस ना कर सके। अब हमारे पास जो, हम कराची साइबर क्राइम में काम कर रहे हैं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में साइबर क्राइम को FIA ने एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी, क्योंकि क्राइम की तादाद इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल एक सेपरेट डिपार्टमेंट के तौर पे एक जोन क्रिएट कर दिया गया है जिसमें 15 थाने। अच्छा नाज़िश, मैं चाहूंगी कि इसमें आप थोड़ी सी वजाहत ये भी करें, क्योंकि साइबर क्राइम की कई शक्लें हैं, कई शिकें हैं। जैसे आपने खुद कहा कि कोई किसी से पैसे ऐंठने के लिए, कोई इमोशनल अब्यूज के जरिए, और कई दफा हम ये भी देखते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये समाजी रवैये हैं कि किसी खातून को ज़दोकोब करने के लिए, उससे इंतकाम लेने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मेरे पास वक्त कम होगा, खुसूसी तौर पे अगर मैं ये आखिरी पॉइंट पे फोकस करना चाहूँ कि अगर किसी खातून से इंतकाम लेने के लिए उसको डिफेम किया जा रहा है, उसकी तस्वीर को या उसने जो इंफॉर्मेशन शेयर की है उसको पब्लिक बनाया जा रहा है, तो उसके पास क्या राइट्स मौजूद हैं और उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले? अच्छा, ये जो है हमारे पीका के एक्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंस के दर्जे में आता है, और सेक्शन 21 लगता है, ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ द नेचुरल पर्सन। उसमें ये होता है कि अगर खातून हरासा होती है, किसी से ब्लैकमेल होती है, मतलब फ्रेंडशिप होती है, किसी को अपनी पिक्चर, अपना डाटा फेसबुक पे फ्रेंडशिप हुई,
किसी को अपना डाटा, पर्सनल पिक्चर्स, पर्सनल मतलब ऑब्सीन पिक्चर, ऐसी पिक्चर्स जो के नाज़ेबा किस्म की होती हैं वो शेयर हो जाती हैं, उसके बाद वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। तो खवातीन में काफी शर्मिंदगी होता है, वो कहती हैं कि मतलब ये हमारी अपनी ही गलती थी, तो वो अवॉइड करती हैं। लेकिन हमारे साइबर क्राइम में कराची में मतलब उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ऑनलाइन कंप्लेन का इंतजाम किया हुआ है। ऑनलाइन कंप्लेन पे आप कहीं कहीं पे भी बैठ के, हमारी वेबसाइट है www.fia.gov.pk। आप इस पे जाके जब क्लिक करेंगे तो आपको साइबर कंप्लेन का एक अलग से मतलब बार मिलेगा। उस बार को क्लिक करके वो खातून घर बैठे अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकती है। और अगर वो चाहिए कि उसकी प्राइवेसी रखी जाए, उसकी माँ बाप को, वालिदैन को और या उसके मतलब करीबी अजीज और कारिब को और या किसी को भी पता ना चले, सिर्फ वो अकेली हमारे पास भी आती है, तो हमारे पास फीमेल स्टाफ मौजूद है, हमारे पास स्टेट काउंसलर। नाज़िर, लेकिन इसमें क्या शर्त, मेरे ख्याल में पूरी ईमानदारी और सदाकत इसमें शर्त होगी। जिस तरह आप अपने मौलिद से, अपने वकील से कोई भी पहलू को छुपाते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मौलिद ने आपका इलाज करना है, वकील ने आप ही के लिए आपके केस को लड़ना है और आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। क्या आप समझती हैं कि जब खवातीन, लड़कियां, जो कि आपने खुद कहा कि हमारे माशरे में क्योंकि शर्मिंदगी का एलिमेंट भी है, विक्टिम को विक्टिमाइज भी किया जाता है, क्या वो आके पूरी सदाकत, पूरी कहानी सही तरह से बता पाती हैं या उसमें भी उनको एतमाद कम होता है? सिद्रा, इन्हीं चीजों के लिए हमने फीमेल स्टाफ जो है हमारा काम करता है, हमारी फीमेल स्ट्रेस काउंसलर्स मौजूद हैं, इसीलिए हम उनको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं और हम उन्हें बताते हैं, देखिए आप डॉक्टर और पुलिस से कोई भी चीज छुपाएंगी, आपकी चीज जो है वो खराब हो जाएगी। तो वो हम पे पूरा एतमाद करते हुए पूरी मतलब हमें एक ऐसा माहौल भी दिया हुआ है। हमारे यहाँ पढ़ा लिखा स्टाफ है, सारे हमारे आईओज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं वो काफी पढ़े लिखे एजुकेट हैं, तो उनको ऐसा इन्वायरमेंट और माहौल दिया जाता है कि वो बिल्कुल हमसे मतलब गलत बयानी नहीं करती हैं, हमें सच सच बात बताती हैं। जितना वो अपने वालिदैन को नहीं बता सकती, उनसे शेयर नहीं कर सकती, वो हम पे एतमाद करके शेयर करती हैं। और आई थिंक ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है FIA साइबर क्राइम का, एंड हैविंग सच कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर्स लाइक नाज़िर साहिबा ओवर हियर, कि आप पूरे एतमाद के साथ बात कर सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि एक विक्टिम को जज ना किया जाए, उसको ये एहसास ना दिलाया जाए कि क्योंकि वो खुद उस वक्त एक फंसा हुआ इंसान होता है, वो तो मजलूम होता है, बजाय इसके कि आप उसको मुजरिम करार दे दें। नाज़िर जी, खवातीन का बहुत अच्छा रिस्पांस आता है आपके पास, मैंने देखा है खुद जो उनके टेस्टिमोनियल्स हैं। मुझे ये बताइएगा कि कुछ अहम बातें जो आप खवातीन को और लड़कियों को दोबारा रिमाइंड कराना चाहें, जो खुदा ना खासा किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसी हैं, लेकिन आपको लगता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि वो अपना पर्सनल मोबाइल फोन किसी को भी ना दें, अपनी पर्सनल पिक्चर्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। सोशल मीडिया पे अपनी ऐसी पिक्चर्स जो कि प्राइवेट पिक्चर्स हो, पिछले दिनों आपने देखा है मतलब कुछ सेलिब्रिटीज के साथ भी ऐसे वाक़यात हुए, तो अपनी प्राइवेट पिक्चर्स, इस तरह की पिक्चर्स किसी पे भी एतमाद ना करें, किसी अननोन पे, फेसबुक पे जिससे मिलती हैं। देखिए, मैं सब लड़कियों को यही समझाती हूँ, वालिदैन और बहन भाइयों से ज्यादा जो उनका करीबी और मतलब दुख दर्द को समझने वाला है वो और कोई नहीं है। किसी और पे ट्रस्ट नहीं करें, बिल्कुल भी इस मामले में ट्रस्ट नहीं करें। और इसमें खवातीन भी शामिल है नाज़िर। अक्सर हम जब ये सलाह सुन रहे होते हैं, हमें लगता है कि अच्छा जी, अगर कोई मेल कॉलीग है, किसी लड़की की से जान पहचान है, आप उससे ना करें। हम यहाँ पे खवातीन की भी बात करें, आपकी बेस्ट फ्रेंड की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि धोखा इंसान हमेशा अपने करीबी और एतमाद वाले शख्स से ही पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अगले प्रोग्राम्स में मैंने एक डिटेल प्रोग्राम करना है खवातीन के हुकूक के बारे में, खुसूसन जो अंडर एज, हमारे यहाँ जो माइनर्स हैं, जो 18 साल से कम उम्र लोग हैं, जो ट्रैप हो जाते हैं, और आजकल ये बड़ा एक ट्रेंड है, उनके क्या हुकूक है और उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर विद अस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे नेगेटिव इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं हैं, इनफैक्ट दे आर फीडबैक। आपको ये अंदाजा होने लगता है कि कुछ सही नहीं है, जिसको तवज्जो की जरूरत है, जिसको हीलिंग की जरूरत है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय 14-day चैलेंज इज ऑल अबाउट। आज हम डे नंबर 9 पे हैं और मैंने अपनी टीम से रिक्वेस्ट किया है कि आपको दिखाएं, कैन यू प्लीज शेयर दैट कि आज का टॉपिक क्या है। जिस तरह कि आपको मालूम है
कि जैसे ही मेरा शो खत्म होता है उसके बाद आप लाइव मुझे देखते हैं मेरे YouTube चैनल पे। हम 14 दिन से ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ इश्यूज पे, बड़े अहम इश्यूज पे अपने बारे में आगे हासिल करने के लिए हम बात कर रहे हैं। और आज डे नंबर 9 है। अगर आपने शुरुआत से मेरे साथ नहीं थे, यू कैन डू इट एट योर ओन पेस। यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल जो कि मेरी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा होगा, इफ माई टीम कैन प्ले दैट, और आपको दिखाएं कि डे 9 वी आर टॉकिंग अबाउट हर्ट एंड, यानी अगर आपको किसी चीज़ ने तकलीफ दी है, माजी में कोई ऐसा तल्ख तजुर्बा रहा है, हम तक भी उसको पीछे नहीं छोड़ पा रहे, उससे बार बार हम जाके उस तकलीफ से गुजरते हैं। वो हुआ तो शायद साल पहले था, 10 साल पहले था, 2 महीने पहले था, जो भी उसका टाइम फ्रेम हो, लेकिन आज भी अगर आप उसके बारे में तकलीफ में हैं, सो दिस सेशन इज फॉर यू। और उसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल पे आना है। राइट आफ्टर दिस शो वी आर गोइंग टू डू दैट। लेकिन अब एक और अहम इशू पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सिद्रा जावेद और हम बात कर रहे हैं हेल्दी रिलेशनशिप। वन ऑफ द मोस्ट एडवाइस फीडबैक जो मेरे पास आया है, लोग किसी भी यानी अगर मुश्किल से गुजरते हैं तो अपने पार्टनर को टॉक्सिक कह देते हैं, अपने रिश्ते को टॉक्सिक कह देते हैं, बजाय इस बात को समझने के कि एक हेल्दी रिलेशनशिप से उनकी अपनी तवक्को या एक्सपेक्टेशन क्या है। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हैं सिद्रा जावेद। उनसे जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ हेल्दी रिलेशनशिप एंड हाउ कैन वी ले द फाउंडेशन टू इट। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। मुझे ये बताइए कि अक्सर लोग अपने रिश्ते में कभी भी अगर मुश्किल देखते हैं, तलखी देखते हैं, तवक्कुआत उनकी अनमेट होती हैं, तो फौरी तौर पे उसको लेबल कर देते हैं कि ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है या ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। लेकिन सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, ये जरा लोगों को बताइए। Okay, so thank you for this question. Sidra, healthy relationship is all about कि जिसमें आप अपने you're taking charge of your life and then you are helping the other person to take charge of his life. यानी कि वो आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी उठाते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल रखूं कि 2 लोग हैं, चाहे वो कोई भी 2 लोग हैं, मियाँ बीवी हैं या बहन भाई हैं या पेरेंट्स और बच्चे, कोई भी 2 लोग हैं। हमारे यहाँ शुरू से जो बचपन से आदत है वो होती है कि हमारी लाइफ में कुछ गलत हो जाए या हमें कोई कुछ गलत कह दे तो हम कहते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुमने किया। वी आर ऑलवेज पॉइंटिंग आउट फिंगर्स ऑन द अदर पीपल एंड व्हेन वी डू दैट वी डायरेक्टली डू द अटैक। हम अटैक कर रहे होते हैं, हम डिमांड करने शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शौहर ने सुबह कुछ कह दिया था तो पूरा दिन बीवी सोचती रही कि इसने मुझे हर्ट किया है, इसने मुझे रिजेक्टेड फील कराया, इसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसे घर आने दो एंड विल टॉक अबाउट इट। ये जो हम तुम के बजाय मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप। लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, बन जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप अपने जहन में एक खाका बना दिया कि मेरी जिंदगी या हमारा रिश्ता या किसी भी इशू पे हमारी इंटरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, और जब वो ऐसी नहीं होती हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। राइट? बिल्कुल। और उसमें हम, क्योंकि उस टाइम उंगली आप दूसरे की तरफ है, तो उंगली जब दूसरे की तरफ होती है तो उसका मतलब है कि आपकी सारी की सारी हैप्पीनेस, आपकी सारी की सारी पावर ऑफ बीइंग हैप्पी एंड टेकिंग चार्ज ऑफ योरसेल्फ डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन। ठीक है? और जब ये आप करने लग जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, रिलेशनशिप में जब आप तू तड़ाक करते हैं या एक दूसरे के ऊपर आप इल्जाम तराशी करते हैं तो चीजें खराब होती हैं। अगर आप इसके बदले में ये सोचने लग जाएं कि ठीक है, यू हैव मेड मी फील रिजेक्टेड, you have made me felt bad or something, लेकिन if I got hurt this is because of me। यानी कि आप अलाउ करें, ठीक है आपने मुझे रिजेक्टेड फील करा, लेकिन देखिए हमारे, आप बिल्कुल सही कह रही है सिद्रा, लेकिन अब मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे शादी का एग्जांपल ले लेते हैं, आमतौर पे हमारे यहाँ पीपल इन देयर 20s गेट मैरिड और इतनी ज्यादा इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती। एक लड़की ये समझती है, उसको हमने एक ओवरडोज पाकिस्तानी ड्रामों का भी और बॉलीवुड मूवीज का भी दिखाया हुआ है, तो उसने एक अपने जहन में एक इमेज बना ली है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी या मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसे बिहेव करे, मेरी इस तरह तारीफ करे, मुझे इस तरह पैम्पर करे। जब वो अनमेट होती है तो वो अंदर ही अंदर ये फील कर रही होती है कि आई एम फीलिंग रिजेक्टेड, मेरे इमोशंस की कदर नहीं है।
ऐसे मोमेंट में अपने आप पे ये काबू रखना कि अच्छा जी ये मैं फील इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे जहन में एक बड़ा फ्लावरी सा था खाका, ये दूसरा शख्स इतना खुश मिजाज नहीं है जैसे मैं उसको तस्वुर कर रही हूँ, आप क्या मशवरा देंगी? लाइक ये अंदर ही अंदर अपने आप को विक्टिम समझने लगना कि मेरे तो कोई जेस्चर को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, मैं देखो इतने प्यार से खाना बनाया, मैं देखो तैयार हुई तो मेरी तारीफ नहीं की गई, क्या कहेंगी ऐसे? उनको समझाएंगी कैसे कि हाउ कैन दे टर्न देयर रिलेशनशिप इनटू अ हेल्दी अंडरस्टैंडिंग? ओके, सिद्रा, ऐसा होता है कि जब आप ओवर एक्सपेक्टेशंस आप सेट कर रहे हैं, वो वाली जो बॉलीवुड की या स्टार प्लस की, तो जो बचपन से हमारी बनी होती हैं दिमागों में कि हमारा बॉय हमारा जगह है वो ऐसा होना चाहिए। अब अगर वो ऐसा नहीं है तो वही आपकी बात है कि एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं और आप हर्ट होते हो और आप एक्स्ट्रा ये सोचते हो कि मेरे साथ ये हुआ। इसका मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा आप रियलिटी से इन टच नहीं है, आपके दिमाग में वही सारी चीजें चल रही हैं जो आपने टीवी, ड्रामों या फिल्मों में देखी थी। क्या दूसरे बंदे को पता है कि आपके दिमाग में ये चीज चल रही है? नहीं पता। शायद जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करते हो, शायद वो समझ ले इन चीजों को, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझेगा। सो इट्स ऑल अबाउट बाउंड्रीज। इसमें एक बड़ा अहम चीज ये भी है सिद्रा कि अपनी एक्सपेक्टेशंस आपने किस बेसिस पे, यानी ये तो फिर वही बात होगी जो लड़कियां अक्सर कंप्लेन करती हैं कि भाई मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं बिल्कुल बदल जाऊं और तब कोई मुझे somebody will appreciate me। एक तरह से आप भी तो वही एक्सपेक्ट कर रही हैं, आप उस शख्स की हकीकत को, उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि अच्छा जी वो इतना शायद ओवर्टली रोमांटिक नहीं है, वो बहुत ज्यादा गिफ्ट्स नहीं लाता, वो हर दफा फूल नहीं लेके आता, लेकिन आपको वही चाहिए। तो यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी या रिजिडिटी या होना तो आपके अपने रवैये में। बिल्कुल। और यहाँ पर आपको अगर एक्सपेक्टेशन सेट भी करनी है या आपको अगर कोई एक्सपेक्टेशन है भी अपने हस्बैंड से या वाइफ से, इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग टू ईच अदर। आप शादी के शुरू में या शादी के कुछ अरसे के बाद एक दूसरे बात कर लो कि दिस इज हाउ आई एम और दिस इज हाउ यू आर। हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए, चलने के लिए किस तरीके से रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप सिर्फ बैठे बिठाए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते until unless आपको पता है कि वो बंदा अगर ऐसा है, अगर उसकी जॉब की टाइमिंग्स ऐसे हैं, वो थका आ रहा है, बेचारा आ रहा है या कुछ भी, आप उससे वही एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि आपकी दोस्त। अच्छा, मैं यहाँ पे सब लोगों को, हमारे यहाँ अक्सर इस बारे में बात नहीं की जाती सिद्रा, बट बिकॉज वी आर ऑन द सब्जेक्ट, मैं लोगों को कहूंगी कि जरा साइंस को और जरा अपने जहनों को खोलें और देखें इर्द गिर्द हो क्या रहा है। देयर इज अ बुक, अ फैंटास्टिक बुक, आप इसको ऑनलाइन भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, द 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, जिसमें कहा जाता है कि अपना एहसास या अपनी कदर या अपनी मोहब्बत का इजहार करने के 5 मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कुछ लोगों को तोहफे तोहफे देना पसंद होता है, कुछ लोगों के लिए ये अहम होता है कि आप मेरी कदर या ख्याल कर लें, मिसाल के तौर पे कि जी आप मेरे लिए सफाई कर दें या सुबह पहला चाय का कप बना दें, या अगर मैंने शाम में गाड़ी लेके निकलना है खातून ने तो उस गाड़ी में पेट्रोल डला हुआ होना चाहिए, यानी छोटी छोटी चीजें। फिर कुछ लोगों के लिए अल्फाज बहुत अहम होते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो आपके बच्चों के साथ हो, कि आप अगले की शख्सियत को समझें कि वो क्या चीज चाह रहा है। वरना ऐसा होगा कि उसकी डिमांड या उसकी एक्सपेक्टेशन, यानी एक खातून को पसंद है कि उसको तोहफा दिया जाए और आप उसकी सिर्फ तारीफ कर रहे हैं, या एक मर्द समझ रहा है कि भाई मैं एटलीस्ट तुम्हें इतना अच्छा घर तो दिया हुआ है, तुम इस पे क्यों नहीं खुश हो जाते। हम कभी कभार एक दूसरे की जुबान नहीं, यहाँ पे भी तो एक गैप आता है। सिद्रा क्या कहेंगे? और हम बिल्कुल फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं सिद्रा। ऐसा होता है कि अगर हमारे हस्बैंड या हमारे कपल जो भी है, उसने अगर हमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड की हुई हैं, और क्योंकि आई नो समबडी जहाँ पे हस्बैंड को लगता है कि मैंने इसको घर प्रोवाइड किया हुआ है, इसको गाड़ी प्रोवाइड की हुई है, इसको हर चीज प्रोवाइड की हुई है, लेकिन क्योंकि इमोशनल कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो द फीमेल फील्स लेफ्ट आउट कि हाँ ठीक है, घर गाड़ी बंगले, इसका मैं क्या करूं, मुझे तो कोई बात करने वाला चाहिए, राइट? अच्छा, एग्जैक्टली। तो वो अब ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, इट इज द लैंग्वेज। देखो वो कदर और मोहब्बत है तभी तो वो बाकी चीजों का ख्याल रख रहा है, लेकिन उस खातून के लिए अहम ये है कि वो तारीफ के दो बोल सुने, वो ये सुने कि वो बहुत अच्छी है, उसको वो वाली वार्मथ चाहिए। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर थिंग। यूजुअली वैसे सिद्रा आपकी प्रैक्टिस में आपने क्या देखा है, मर्द हजरात जिनको हम हमेशा पेंट करते हैं कि जी इनमें तो कोई इमोशंस नहीं है, उनको किस किस्म की, व्हाट्स देयर लव लैंग्वेज, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ हेल्दी रिलेशनशिप? देखिए डिफरेंट किस्म के लोग हैं ऑब्वियसली। अगर मैं किसी को लेबल नहीं करना चाह रही, बट अगर मैं आजकल की जनरेशन के लोग देखूं, ठीक है, दे आर मोर लाइक कि उनको एग्जैक्टली वर्ड्स, उनको वार्मथ, उनको इमोशंस की जरूरत है,
ठीक है। अगर मैं अपने अब्बा या बाप दादा के ज़माने के लोग देखूं तो वहाँ पे भी है ऐसे कि दे वांट वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशंस एंड दिस एंड ऑल, बट वो लोग ऐसे हैं कि दे आर मोर लाइक कि अच्छा ठीक है, हमसे अगर फुलफिलमेंट हो रही है रिक्वायरमेंट्स की सारी, ठीक है, दैट्स अ साइन ऑफ कि हम किस तरह से लव शो कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स हाउ वी शो द लव। लेकिन आजकल के दौर की उनको दे वांट फुल अटेंशन, ठीक है, दे वांट द सपोर्ट, दे वांट द वर्ड्स, दे वांट द एम्पैथी, ठीक है, एंड ऑब्वियसली मटेरियल फैक्टर तो वो आता ही। सो दैट्स हाउ आई थिंक it's the evolution. अच्छा, मेरी ऑब्जर्वेशन है आमतौर पे for men it is more about time as well. उनका for example if a man has worked for 10 hours, तो फिर आपने अगर सर्विस के तौर पे या as your emotion showing gesture आपने उस दिन बहुत अच्छा 5 घंटे लगा के खाना बनाया है, लेकिन आप अफरा तफरी में हैं, वो बंदा जब घर पे आया है आप उसके साथ बैठ नहीं रहे, आप टेबल लगा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार see I have done this out of love for you, yes, but maybe that person needs कि आप उसके साथ बैठे हैं, आप उस वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी सेंसिटिव, अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑफ बॉडी शेमिंग, यानी हमारी जिस्मात, हमारे हुलिये, जिस तरह हम दिखते हैं उस पर अगर हमारा कोई मजाक उड़ाए, उस पर चोट करे, तो यकीनन इसके एवरलास्टिंग इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी पे हो सकता है, हमारी शख्सियत को ये बिल्कुल बिखेर के रख सकता है। इसमें आपकी रंगत, इसमें आपका काद कट और आपका वजन शामिल है। लेकिन साथ ही साथ बड़ा अहम ये भी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि इन चीज़ों को हम अपनी इनसिक्योरिटीज कैसे बनने देते हैं। आपको याद होगा कि तकरीबन 1.5 साल पहले आज पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पहली दफा था कि इस सब्जेक्ट को हम फोर आर्म में लेके आए और इसको हमने मेन स्ट्रीम मीडिया की डिस्कशन का हिस्सा बनाया। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि जिन लोगों के साथ हमने इस कॉन्वर्जेशन की, इस डिस्कोर्स की शुरुआत की थी, उसके बाद वो मुतादिद प्रोग्राम्स में गए और एक तरह से हमारे पास ये फाउंडेशन भी बनी। एंड एक मेरे ख्याल में वी आर वेरी लकी टू बी एट अ टाइम जब इन इश्यूज के ऊपर बात की जाती है। लेकिन अहम बात यह है कि कभी कभार हमारे रवैये काउंटर प्रोडक्टिव भी होते हैं और आज इसका जब मैं बॉडी शेमिंग 2.0 आपके सामने लेके आई हूँ तो बहुत सारे नई डेवलपमेंट्स को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कभी कभार मुझे लगता है कि हम अनहेल्दी बिहेवियर्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं सिर्फ ये समझकर कि शायद इससे हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हम लोगों को कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, लेकिन दरअसल हम उनमें लचक को खत्म कर रहे हैं, हम उनमें बेहतरी की गुंजाइश को खत्म कर रहे हैं। बड़ा आज का एक सेंसिटिव डिस्कशन होगा एंड आई हैव जस्ट द राइट पीपल टू डिस्कस इट विद मी। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, हमारे मेंटोर हैं, बड़े भाइयों की तरह मेरे लिए। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इमरान, माइंड साइंसेस की लोगों की हीलिंग के लिए काम करते हैं। ही इज डेडिकेटेड अ लॉट ऑफ आवर्स एंड हैज अ बिग फॉलोइंग, सो नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई हमारे साथ मौजूद होने का। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं ज़हरा हुसैन, who is an advocate for positive body image and I am so proud of the work that she's doing. I mean she started out with that लेकिन she's really carried the beacon और हम जानते हैं कि इनका ज़ीरा के नाम से there's a plus size लोगों के लिए एक clothing line है और it's very smart, it's very chic. I would highly recommend people कि ज़रूर उसको check out करें। And now she's recently started another venture which is all about getting your bespoke, customized, tailored dresses घर बैठे बैठे। So once again, thank you and welcome Zahra for being here with us. Thank you for having me. Thank you for having me, Sidra. थैंक यू। और अब ऑफ कोर्स somebody who's a sensation जिन्होंने एक दफा फिर इस इशू को लाइमलाइट में लेके आए हैं एंड वी हैव ऑल रिलेटेड विद हर पेन। शी इज अ वेरी फेमस टिकटॉक स्टार और साथ साथ अभी हाल ही में इन्होंने एक मूवी में भी काम किया है। हम बात कर रहे हैं अलीना फातिमा की। लेकिन इट वाज रियली अनफॉर्चुनेट कि इनके कुछ कंटेंट को लेकर उस पे मीम्स बनाई गई, मीम्स वायरल हो गई एंड इट हैज कॉज्ड हर अ लॉट ऑफ इमोशनल ट्रॉमा जिसके बारे में इन्होंने बात भी की है। सो आई वुड लाइक टू वंस अगेन वेलकम अलीना टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच सिद्रा। अलीना, सबसे पहले अगर प्रोग्राम की शुरुआत आप ही के बात से करूं, मुझे बताओ अलीना, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, माशाल्लाह वेरी स्मार्ट गर्ल। तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे बैठ के इस बात का एतराफ़ करना कि तुम वल्नरेबल हो, तुम्हें तकलीफ हुई है और इन मीम्स की वजह से यू हैव फेल्ट वेरी डिस्करेज्ड? ये मुश्किल था आके बात करना? बिल्कुल था, लेकिन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये सिलसिला रुक नहीं रहा था और स्टिल रुका भी नहीं है अभी तक। तो लोगों को बताना था कि आप मजाक मस्ती में जिस चीज़ को ले रहे हैं उससे किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है।
वो हर्ट भी हो सकता है, उसके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो वो बताना बहुत ज़रूरी था। तो जिसके लिए मैंने स्टैंड लिया और मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप को डिफेंड करूंगी और लोगों के सामने इस बात को लेकर आऊंगी कि एक तो बॉडी शेमिंग नहीं है। और आपने बहुत खूबसूरती से ये किया, क्योंकि सॉफ्टनेस में भी आप वल्नरेबल होकर भी आप अपनी तकलीफ का दूसरों को एहसास दिलाकर भी बहादुर हो सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड एंड दिस इज व्हाट आई फील व्हेन आई सॉ दोस थिंग्स। इमरान भाई, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अक्सर जब हमें दुनिया से लड़ना सिखाया जाता है कि हमें कहा जाता है आप सख्त हो जाएं, सेंसिटिव हो जाएं, अगर कोई चीज आपकी दिल आजारी कर रही है तो अपनी वीकनेस दूसरों पे शो ना करें। ये कितना मौसर रहता है और क्या अंदर ही अंदर ये चीज आपको तकलीफ दे रही होती है, खुसूसन जब मैं बॉडी शेमिंग के हवाले से बात करूं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब मैं आईने में अपने आप को देखता हूँ, अभी तक मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, मैं अपने से खुद मुखातिब हूँ। जब मैं आईने में अपने आप को देखता हूँ तो मेरी अपने बारे में क्या राय है, मेरे अपने जो अक्स मुझे नजर आ रहा है उसके साथ मेरे कौन से एहसासात, जज्बात जुड़े होते हैं, और मैं अपने आप को किन नामों से, किस राय से और किस तासुरात से अपने आप से गुफ्तगू करता हूँ। अभी तक तो यहाँ पे कोई बाहर का लोग नहीं है ना, मैं और मेरा आईना। दूसरी बात यह है कि मैं जिस खालिक की खल्क हूँ वो मेरे बारे में क्या फरमाते हैं। देखिए, क्रिएटर, इन्वेंटर जो है वो अपनी इजाद के बारे में सबसे ज्यादा सही बताता है। आप अगर किसी ने बताया है तो वो उसकी राय उसके बारे में क्या है। तीसरा ये है कि मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं और उन मोहब्बत में से चंद ऐसे हैं जो मुझसे बहुत क्लोज हैं कि जो कि जजमेंटल नहीं है। मेरी माँ हो सकती है, मेरा भाई हो सकता है, मेरा वालिद हो सकता है, मेरा बेटा हो सकता है, मेरी दादी, नानी, कोई भी हो सकती है। वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं बेलौस, वो मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। खालिक जो है फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, और मैंने तुमको बेहतरीन मोल्ड, बेहतरीन पैमाने में पैदा किया है। करोड़ वो रब मेरा जानता है कि उसने कितनी मखलूकात को खल्क किया है, लेकिन किसी मखलूक के लिए सिवाय इंसान के कुरान पाक में वही कहता है सव्वरकुम अहसन सुवरकुम, और मैंने तुम्हें ऐसे नहीं संवारा, अपने हाथ से तुमको नुक्सुक संवारा है। तो जहाँ खालिक आपको ये बात गारंटी दे रहा हो कि बेहतरीन वर्ल्ड, बेहतरीन पैमाने में अपने हाथ से सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन बनाया है, तो मुझे मेरे खालिक की राय भी पता लग गई है। मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मुझे हर हाल में, हर तरीके से मेरी जात से प्यार करते हैं, मुझे उनकी राय भी मालूम हो गई है। अब जब मैं दूसरों की राय के अंदर, यानी आईने में अपनी राय के बजाय दूसरों की राय को देखता हूँ, तो उन्होंने 2 बार कहा होता है और मैं रोज वो राय रिपीट करता हूँ। बिल्कुल। अब अगर जब मैं अपने इस रवैये के साथ रखता हूँ तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि मैं अल्लाह को भी नाराज करता हूँ, अल्लाह के अहकामात को भी नाराज करता हूँ, अपने उन प्यारे चाहने वालों को जो मुझसे बेलौस मोहब्बत करते हैं उसके ऑपोजिट जब मैं अपने बारे में राय रखता हूँ तो मैं वो भी उसको भी नाराज रखता हूँ। और लेकिन जिस चीज को हम अंदर आने देते हैं, इमरान भाई, इसी बात को अगर मैं बिल्डअप करूं, मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि एक समंदर में एक कमजोर सी किश्ती भी सफर कर सकती है, डूबेगी नहीं जब तक एक छोटा सा सुराख उस पानी को अंदर नहीं आने देगा। सो व्हेनेवर वी आर लिसनिंग टू ऑल दीज थिंग्स अराउंड अस, ये हमारे इर्द गिर्द का माहौल है और हम इससे कटकर नहीं रह सकते। जरा मुझे ये बताइए कि जो मैस मीडिया है, चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें, टेलीविजन की बात करें, मैगजीन्स की बात करें, साल से ये हमारी कंडीशनिंग करता है। इसने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। इन स्टैंडर्ड्स को आप, हम और जितनी भी यहाँ पे बातें कर लें, एक यंगस्टर कंज्यूम कर रहा है। उसको देखने का जो तरीका है दुनिया का, वो इसी ऐनक के थ्रू देखता है, इसी फिल्टर के थ्रू देखता है कि अच्छा जी पतला होना जरूरी है, गोरा होना जरूरी है, लड़की है तो उसका एक खास कटकाट होना जरूरी है। ये तमाम चीजें हम कैसे अपनी जिंदगी से हटा तो नहीं सकते। आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो ये कि ये पूरा सिलसिला जो है ना, ये आपके घर से शुरू होता है, क्योंकि जब से एक छोटा बच्चा होता है ना, उसी के दिमाग में फीड किया जा रहा होता है कि वो देखो कोई मोटी आंटी जा रही हैं, मतलब कोई भी जरा सा कोई डिफरेंट होगा, आप उसको बच्चे के माइंड में फीड कर रहे होगे बचपन से कि कोई डिफरेंट है, तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं और फिर बाद में आप ये कहते हैं नहीं हम तो मजाक कर रहे थे। तो सारी चीज जो है ना आपके हाउस होल्ड से शुरू होती है। और उसके बाद ये कि जो भी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि मैं एक फैट उससे बात करती हूँ, फैट पॉजिटिव एक्टिविस्ट या बॉडी एक्टिविस्ट कुछ भी कह लें, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना वो
हमेशा एक अगेंस्ट बात करती हैं। अगर आप एक स्टैंडर्ड बॉडी टाइप, बॉडी शेप या कलर के नहीं हैं तो आप यू आर नॉट वर्दी इनफ, ठीक है। तो ये हर एंगल से बताया जा रहा होता है, हर चाहे वो मीडिया हो, ड्रामे हो, फिल्में हो, तो वहाँ पे हर चीज़ फीड की जा रही होती है। सो ये जो है इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप दूसरों, हर तरह के लोगों को एक पॉजिटिव लाइट में शो करें। और जस्ट बिकॉज़ और इस प्रिविलेज को हम अंडरस्टैंड भी नहीं करते ज़रा। अब मेरे ख्याल में लोगों ने दोबारा से चीज़ों को रिविजिट करना शुरू किया। यानी आप और मैं जिस बचपन से गुजरे हैं, हमने सब ने नीली आंखों वाली एक गोरी सी गुड़िया जिसके गोल्डन बाल है उनसे खेला है। जबकि हमारे इर्द गिर्द देखा जाए तो ये शक्ल, ये सांचा आपको कहीं नजर नहीं आएगा। अलीना क्या कहेंगी? बल्कि इस बारे में मैं बात करती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमने जिन स्टीरियोटाइप्स को अपने इर्द गिर्द उभारा है, उसके पीछे क्या वजूहात थी, क्या मुहर्रिकात थे, खास तौर पे उसके पीछे टोटल इंटरेस्ट क्या था, इसकी मैं आपको एक कहानी बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का हमारा टॉपिक बॉडी शेपिंग। बात कर रहे हैं उन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की, उन खूबसूरती के पैमाने की जिसकी हम अंधी तकलीद करते हैं, लेकिन शायद हमें पता भी नहीं होता कि इसकी ओरिजिन क्या है। कहा जाता है दूसरी जंग अजीम में जब एक बहुत बड़ी तादाद में मर्द हजरात इन जंगों में पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए तो यकायक रेजर ब्लेड की जो खपत थी, जो उसकी कंजम्पशन थी, वो कम पड़ गई। और उस वक्त एक जदीद तरीका, एक अनोखा तरीका ये निकाला गया कि खवातीन को ये एहसास दिलाया जाए कि अगर उनके हाथों पे, बाजुओं पे, पैरों पे बाल हैं तो वो उनकी नस्वानियत को कम करते हैं और उनको जाज़िबे नजर नहीं रहने देते। और हमने देखा कि ये इतना इफेक्टिवली, इतने मौसर अंदाज में लोगों के जहनों में ड्रिल किया गया कि एक तो रेजर्स बिकने लगे, मर्द हजरात नहीं भी थे तो खवातीन ने उसको खरीदा और एक तरह से ये ब्यूटी स्टैंडर्ड बन गया है। तो इसी तरह अगर हम रिविजिट करें उन तमाम चीज़ों को, ज़हरा ने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि वो तमाम चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं मास मीडिया में, हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम काफी नहीं हैं और हम अनवर्दी हैं जब तक हम इस पैमाने पे, इस स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतरते। अलीना क्या कहना चाहेंगी? आपने एक तरह मैं देखती हूँ कि टिकटॉक पे आपकी जो आपका कंटेंट है लोग उसको पसंद करते हैं। क्या कभी ये टिकटॉक स्टार बनने से पहले स्ट्रगल किया था, ये सोचा था कि मेरी अपीयरेंस ऐसी है, मेरा वजन ज्यादा है, लोग मजाक उड़ाएंगे, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए? पहली क्या सोच थी? तो ये कि मैं टिकटॉक स्टार नहीं हूँ, शौकिया टिकटॉक बनाती हूँ। मैं बाय प्रोफेशन जो हूँ मेकअप आर्टिस्ट हूँ। सेकंड ये कि स्ट्रगल बहुत किया था अपने करियर को बनाने के लिए। टिकटॉक तो जाहिर से अभी थोड़ा ज़्यादा रुझान उस तरफ हो गया तो फारिग है लॉकडाउन की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, बात रही बॉडी शेमिंग की, मैंने बहुत कुछ सर्वाइव किया अपनी लाइफ में। बहुत लोगों को जो है उनके अल्फाज, उनके रवैये बर्दाश्त किए ज़िंदगी में। तो अगर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है कि नहीं, मुझे सब कुछ नहीं बर्दाश्त करना और मैं जो हूँ जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, तो इसका सिर्फ इसके पीछे बहुत लंबी कहानी थी। बहुत सारे रवैये अल्फाजों ने तोड़ा है और तोड़ के मैंने अपने आप को समेटा है। अलीना, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इंटरव्यू में देखती थी कि तुमने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, वजन करने में क्या है, मैं अगर 6 महीने, 8 महीने, साल लगाऊं तो मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे अपने दिल से कभी ये आवाज नहीं आई कि मुझे अपने आप को बदलना है या मुझे वजन कम करना है? इसकी क्या वजह है? एट द स्टार्ट पॉइंट जब मैंने बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बर्दाश्त की तब मैंने बिल्कुल कोशिश की, ऐसा नहीं मैंने कभी कोशिश नहीं की। बट जब नहीं हुआ तो मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं करना, मैं लोगों की बातें क्यों सुनूं, मैं ख़ुद को लोगों के लिए क्यों बदलूं, मैं उनकी पसंद के मुताबिक क्यों चलूं। मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिशात, मुझे अपने हिसाब से चलना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए चलना है। मैं अगर उनकी मर्जी से चलती रहूंगी तो मैं दुबली भी हो जाऊंगी, तब भी कोई ना कोई नुक्स निकालेंगे। सही। कभी मेरी आंखों में निकालेंगे, कभी मेरी रंगत में निकालेंगे।
बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर दूसरों के लिए किया तो फिर क्या किया, क्योंकि उनकी तो एक नेवर एंडिंग लिस्ट होगी। लेकिन इमरान भाई आपकी तरफ आना चाहूंगी, ऑफलाइन भी जो हम बात कर रहे थे, बड़ा सेंसिटिव मामला है। मुझे लगता है कि कभी कभार हम बॉडी शेमिंग या दूसरे को कहते हैं जी मेरी हद है, आप ये मुझे नहीं कह सकते, लेकिन आपके अंदर देखिए हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हमारी कमी भी हो सकती है। किसी को नजर आ सकता है कि मेरा रवैया सेल्फ लविंग नहीं है, मैं अपने साथ इंसाफ नहीं कर रही हूँ, मैं अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है मेरी, मैं बिंज ईटिंग कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। तो अगर कोई इसके आपकी मोहब्बत में आपको एहसास दिलाना चाहे तो क्या वो भी बॉडी शेमिंग होगी? नहीं, बॉडी शेमिंग हो सकती है अगर उसको एहसास किस तरह दिलाया जा रहा है। देखिए, जीनत और सेहत का फर्क समझना होगा सबको, हमें भी समझना होगा और समझाते हुए भी ये मद्देनजर रखना होगा कि जीनत इंसान का हक है। खवातीन को तो इस्लाम ने ज्यादा जो है वो इसको राइट्स दिए हैं, जीनत उसका हक। अच्छा, अब जीनत के नाम के ऊपर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर तक आदमी पहुंच जाए, जीनत के नाम के ऊपर वो काम करना शुरू करते हैं जिससे जिल्द के कैंसर होने शुरू हो जाए, जीनत के नाम के ऊपर एक दिन में गोरा होने के नाम के ऊपर ब्लीच मुंह के ऊपर जो है वो लगा लें और तेजाब लगाना शुरू कर दें और जो है वो डिटर्जेंट पाउडर से बाल धोने शुरू कर दें, ये जीनत तो नहीं रही ना, अब ये सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया। इसी तरह जब हम सेहत की तरफ जाते हैं तो वो वही एक एक्सट्रीम है, खा के दिट ज़्यादा हो गए हैं, चलते हुए लड़खड़ा के गिर रहे हैं, पता नहीं वो कौन सा स्टैंडर्ड है जो नजर आ रहा है। और जो आपने बिल्कुल सही कहा, इस सारे ताने बाने जो है वो कैपिटलिज्म के पीछे जाते हैं और मनी मेकिंग के पीछे जाते हैं और उस पैसे बनाने के पीछे, सारे जितने कॉन्टेस्ट उठा लीजिए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट उठा लीजिए, सबके सिरे पीछे वही मिलते हैं कि पैसा कैसे बनेगा। किसी को गोरा करके जो है बेवकूफ बनाया जाता है, किसी को टैन करके बेवकूफ बनाया जाता है, ये सारे काम पीछे के वही होते हैं। से जो है ये काफी हद तक साउथ एशिया के अंदर अभी भी फल फूल रही है, जहालत अभी भी फल फूल रही है। जब आप ये जो आपका पर्टिकुलर सवाल ये था कि हम उससे वजन कम करने की तो बात ही नहीं करेंगे ना। पहली बात तो ये कि हम उससे किस तरह बात करेंगे, कब बात करेंगे, पब्लिक में कभी बात नहीं करेंगे, 1-to-1 बात करेंगे और सिर्फ सेहत के ऊपर बात करेंगे कि जी आज तो खैर पेंडेमिक ने बहुत कुछ सिखा दिया कि हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करना है और इम्यूनिटी सिस्टम पे काम करने के लिए हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर होना चाहिए, हमारे बीपी प्रॉपर होना चाहिए, हमें डायबिटीज से बचना चाहिए, हमें शुगर की बॉर्डर लाइन पे नहीं होना चाहिए। आप ये वाली बातें उसे डिस्कस करेंगे जबकि यार ये वाली चीजें चेक करते हैं। सेल्फ हेल्प एप्स आ गई हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, यार हेल्दी कैसे रह सकते हैं, यार हेल्दी कैसे रह सकते हैं, हेल्दी। अच्छा, इसमें बड़ा अहम है एक्सेप्टेंस, यानी जब हम जी बिल्कुल एक्सेप्टेंस की जहां हम बात करते हैं ना कि अपने आप को कैसे हम एक तरह से जिस तरह है उस तरह कबूल कर लें और अगले को भी कर लें, और इस बात से कि किसी का वजन बढ़ता है या कम होता है, हमारी मोहब्बत, हमारी इज्जत, हमारा एहतराम उसके लिए कम नहीं होना चाहिए जरा। लेकिन आज भी हमारे माशरे में हम जहाँ पे बात कर रहे हैं कि बॉडी शेम ना करें, आपको दो तरह के लोग नजर आते हैं, खुसूसन अगर मैं शादी के प्रोस्पेक्ट के हवाले से बात करूं। कुछ लोग हैं जो उनका अगर अरेंज मैरिज है तो उनका सारा फोकस इसी बात पे कि दुबली पतली खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, एक खास उनका एक नजरिया है देखने का। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वी सी फैमिलीज जहाँ पे इस बात को बिल्कुल मायूब नहीं समझते। वहाँ पे अगर लड़की चबी है या जो भी आप उसको कहना चाहें, उसका वजन थोड़ा ज्यादा है, कोई उनको आर नहीं है, वो उसकी सीरत देखते हैं, वो फिर भी खुश शक्ल होती है, उनको प्यारी होती है और वो शादी करके ब्याह करके ले जाते हैं। आप समझती हैं कि रवैयों में तब्दीली आ रही है हमारे माशरे में? मैं नहीं समझती, फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत रेयर है ऐसी फैमिलीज जो आपको एज इट इज एक्सेप्ट करें। और मतलब हमेशा किसी को एक टिपिकल बहू चाहिए होती है अपने खानदान के लिए, लेकिन आई थिंक ये मैं पिछली जनरेशन की बात कर रही हूँ, जो न्यू मदर्स हैं डेफिनेटली वो ऐसी नहीं होंगी, क्योंकि उनके जिस तरह मैं ऑनलाइन देखती हूँ, जिस तरह वो बात कर रही होती हैं अपने बच्चों के लिए कि जब वो बड़े होंगे तो किस तरह उनको ट्रीट करेंगी या जो भी उनका मैरिज प्रोस्पेक्ट होगा उसको किस तरह ट्रीट करेंगे। सो उसमें डेफिनेटली बहुत चेंज मैंने देखा है। बट करंट जनरेशन, एक जनरेशन, आर यू श्योर ज़हरा, आपको लगता है कि नई जनरेशन, मैं तो समझती हूँ कि हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए चीजें ज्यादा मुश्किल हैं। मिसाल के तौर पे हमारी वालदाएं अगर उनके 1 या 2 बच्चे हैं या बच्चे टीनेजर्स हैं
ज्यादा भी हो तो nobody cared. आज तो ये पैमाना है कि बच्चा अभी आपने you've just given birth to a baby, आपने बेबी डिलीवर किया है और साल भर में आप वापस वैसे ही हो जाएं जो आपका प्री प्रेगनेंसी वेट था. अब तो खवातीन ज्यादा ख्याल रख रही हैं, अब तो ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हैं. पहले तो अम्मी के पास लाइसेंस होता था कि अम्मी मोटी है कोई बात नहीं, अम्मी है. जी बिल्कुल. अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो आपने पूछा था आई थिंक हमारे भाई से, हेल्थ क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ तो मुझे काफी केयरफुली लेके चलना पड़ता है इस टॉपिक को, कि ताकि मैं कोई भी चीज इररिस्पॉन्सिबली नहीं वो करूँ, प्रमोट या एजुकेट लोगों को. ये है कि एक तो आप किसी को देखकर उसकी हेल्थ का अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है. सबसे पहले ये, और मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी को कॉन्स्टेंटली ताने देंगे, कोसेंगे, तो उसकी माइंड पे ना ठीक असर नहीं पड़ेगा. तो उसके लिए आप सबसे पहले ये तो आप उसको एडवाइस उस तरह ना दें जब तक वो पूछे नहीं, ठीक है. अनसोलिसिटेड एडवाइस ना दें. बिल्कुल बिल्कुल. द थिंग इज, जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, आपको पता नहीं कि आप किस अंदाज में बोल रहे हैं, ठीक है. आपको पता नहीं उस टाइम उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या दिल पे लेके बैठ जाए और फिर वो कुछ कर ही ना सके, ठीक है. क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत केसेस देखे हैं इस तरह लोगों के, और वो क्या कैसा फील करते हैं अंदर से ना. सो पहली बात तो ये है. और दूसरी बात ये कि जब तक इंसान का माइंडसेट ठीक नहीं होगा, जब तक वो सेल्फ लव में मुब्तला नहीं होगा, तो वो जो है अपने लिए अच्छी चीजें, बेटर चॉइसेस वो नहीं कर सकेगा. बिल्कुल. तो आप जब उसको एक इज्जत देंगे, लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग जो कि एक स्टैंडर्ड साइज का है, अगर आप उसको एक बेसिक रिस्पेक्ट देंगे तो वो अपने लिए बेहतर चीजें करने का सोचेगा. जी, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. कभी कभार हम लाशऊरी तौर पे भी जिन स्टीरियोटाइप से, जिन समाजी रवैयों से लड़ रहे होते हैं, उनको तब्दील करना चाहते हैं, हम उसी को तकवीत भी पहुंचाने लग जाते हैं. अलीना, आपसे जानना चाहूंगी, अभी हाल ही में आपने एक पाकिस्तानी मूवी में भी एक्टिंग की है, वो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा रहा, बहुत अच्छे लोग मिले और शायद मेरी लाइफ का पहला और बेस्ट एक्सपीरियंस रहा ये, क्योंकि फोटोशूट्स करती आई, एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में काम करना, नए लोगों से मिलना, बहुत बड़ी टीम होती है, एक बहुत बड़ी टीम से मिलना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे लोग मिले. मुझे ये बताएं अलीना, इंटरनेशनली हम देखते हैं बॉडी शेमिंग की ही डोमेन में स्टीरियोटाइपिंग एक बहुत आम सी चीज़ है. यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई इंडियन एक्टर है, वो हॉलीवुड में काम करना चाहता है, तो उसको खास किस्म के किरदार दिए जाते हैं जिसमें वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, वो स्ट्रगल कर रहा होता है. इसी तरह अगर हम प्लस साइज लोगों की बात करें, जिनका वजन अगर ज़्यादा है, उनको भी खास किस्म के किरदार ही दिए जाते हैं. क्या आपने ऐसा महसूस किया? नहीं, मैंने अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है. अब आगे देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं. बट मुझे अपना किरदार, जो मेरा कैरेक्टर था, मुझे खुद पर्सनली वो बहुत अच्छा लगा था. ज़्यादा नहीं बता सकती, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकती. तो बस बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजे का कैरेक्टर है. I'm so happy to know that you've had a positive experience. लेकिन ज़रा अगर मैं लोकली भी, साउथ एशिया में, इंटरनेशनली भी देखें, जिन लोगों को हम कहते हैं कि हम मौका दे रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, इसके बावजूद कि उनका वजन ज़्यादा है, आप देखें कि उनके किरदार बड़े मखसूस अंदाज के होते हैं. उनको लेजी दिखाया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि लोग उन पे हंस रहे हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो है, लेकिन फिर उनकी आदात, अतवार, उनकी तर्ज जिंदगी का मजाक उड़ाया जाता है उस किरदार में भी. ये हम कैसे बदल सकते हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा. बिल्कुल लाइक इस शो से पहले ही मैं सोच रही थी कि जितने भी ड्रामे या मूवीज होती हैं, उसमें जो भी एक मोटा इंसान होगा, उसकी एक या तो उसको कोई बड़ी एज का रोल मिलेगा, ठीक है, या उसको टोटली एक कॉमिकल रोल देंगे, सही है. इससे या फिर उसको किसी ना किसी का कोई स्टूपिड या कोई भी डम रोल इस तरह का मिलेगा. कोई आपको कोई मेन स्ट्रीम रोल, जैसे कोई लीड में हो, कोई हीरोइन हो, कोई हीरो, कुछ आपको ऐसा नहीं मिलेगा.
ठीक है। सो ये जो है ये आई डोंट नो ये किस तरह चेंज होगा, कब चेंज होगा, क्योंकि मैंने जितनी भी मूवीज देखी हैं, और मैं पाकिस्तानी मूवीज और ड्रामों की बात करूंगी, उसमें कोई ऐसा ड्रामा या मूवी नहीं है जिसमें कोई बॉडी शेमिंग ना की गई, और स्पेशली एक फैट बॉडी की, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले इससे स्टार्ट करें कि आप हर मूवी या हर ड्रामे में आप एक कोई भी फैक्ट जोक्स इस तरह के नहीं डालें, उसके बाद आती है रिप्रेजेंटेशन। और पहले तो इन चीजों के बारे में सेंसिटिव हो, यानी आप पहले गलत को गलत कहें, आपको एहसास हो कि इसमें गलत क्या है। इमरान भाई, हम आना चाहेंगे कुछ सॉल्यूशंस की तरफ, एंड यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दैट। अगर देखिए, एक चीज होती है कि आपने किसी का कोई चुपता हुआ लफ्ज या फिक्रा सुना, लेकिन उसके बारे में सोच कर अगर मैं बार बार अपने आप को तकलीफ दे रही हूँ, और मेरा दुनिया को देखने का अंदाज ही ये हो गया कि भाई मेरे साथ तो सब कुछ बुरा हो रहा है, लोग मुझे देखते ही खास अंदाज में, और मैं एक एहसास कमतरी में मुब्तला हो रही हूँ, ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? एक रास्ता तो ये है कि वो वजन कम करे और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो दुनिया के हैं उस पर चलने की कोशिश करे, लेकिन अगर वो ये नहीं करना चाहता, अपने आप में, अपनी जात में मुतमईन होना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? देखिए, अगर कामयाब होना है और सुकून के साथ कामयाब होना है, तो कंपैरिजन और कंपटीशन, इसको डिलीट करना पड़ेगा अपने वोकैबुलरी से, क्योंकि दीन ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया कि जी सिवाय तकवा के और किसी को किसी पे बढ़तरी हासिल नहीं। जो आपका मुकाबला है, वो सिर्फ जो कंपटीशन है, वो सिर्फ और सिर्फ नेकी और तकवा में हो सकता है। कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु घर का आधा सामान लेके आ गए गज़वे में देने के लिए, हजरत अबू बकर पूरा सामान लेके आ गए घर। ये हो सकता है कि ये नेकी अपने हाथ में रखना है या किसी दूसरे के हाथ में रखना है। कोई दुनिया की ऐसी जात नहीं है बशमूल पैगंबर के जिनको ये इस्तिस्ना हासिल हो कि किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, कि 100% लोगों ने उनको कबूल कर लिया, या किसी ने उनकी दिल आजारी नहीं की, या उनके मानने वालों ने उनको मान लिया। उनके तो घर वालों ने बहुत से, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके घर वालों ने नहीं माना उनको। तो अगर मैं ये कोशिश करूंगा कि जी मैं लोगों के मुताबिक जो है वो बन जाऊं और मैं उनके मुताबिक चलना शुरू करूं, तो मुझे ये शिफ्ट चेंज करनी होगी कि आप किसी भी दुनिया के शख्स को राय देने से नहीं रोक सकते, लेकिन उसकी राय को इख्तियार करना या उसको रद्द करने का इख्तियार मेरे हाथ में है। उसको एक्सेप्ट। तो आपके ख्याल में इमरान भाई, बात मेरे पास कम है, एक चीज मजीद इस पे आपकी वजाहत चाहूंगी कि जैसे अलीना के केस में मैंने शुरुआत ही ऐसे की कि शी केम फॉरवर्ड और उसने अपनी वल्नरेबिलिटी का, अपनी दुख का लोगों के सामने इजहार किया कि भाई अगर आप मुझे फिक्रे कसते हैं, मीम्स बनाते हैं, मुझे तकलीफ होती है। आपके ख्याल में ये एक मौसर अंदाज है, या इंसान को अपने आप में, वही जैसे आप कह रहे हैं कि इसको अपने अंदर दाखिल ही ना होने दिया जाए? फिर वही बात आ जाती है कि सख्ती, इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से लाएं? देखिए, बात सारी यही, मैं अगेन आपको यही कह रहा हूँ ना कि अगर मैं अभी इंशाल्लाह ये अपनी सलाहियतों से दुनिया को बनवा लेगी तो लोग दूसरी बात कर रहे होंगे, फिर को वाह होनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं सलाहियतों के ऊपर काम करना शुरू करूंगा, लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। भाई पागल कुत्ते को और पागल को कोई आदमी जाके पत्थर थोड़ी मारता है। अगर कीचड़ के अंदर कोई पत्थर गिर जाए और आप पे छींटे आ जाए तो आप वहां पे 4 पत्थर थोड़ी फेंकते हैं कि उससे मजीद आपके ऊपर कीचड़ जो है वो आ जाए। आपको तो जवाब ही देना नहीं चाहिए, आपको तो किसी सूरत जवाब ही देना नहीं चाहिए। आपको अपनी सलाहियतों के ऊपर काम करना चाहिए, और आप वो नहीं है जो लोगों की राय है, आप वो है जो आपकी शख्सियत है। और शख्सियत के अंदर वजन नहीं होता खाली, रंग नहीं होता खाली, कद नहीं होता खाली, शख्सियत के अंदर सलाहियत होती है। अगर मैं राजी हूँ अपने आप से और मेरा रब मुझसे राजी है और मेरे चाहने वाले मुझसे राजी हैं, तो ये दुनिया जो है ना मैटर नहीं करती मेरे लिए, जहन्नम में जाए सारे। अच्छा, लेकिन ये जब प्रैक्टिकली करते हैं तो लोगों की राय, लोगों का तरीकेकार फर्क होता है। अलीना, क्या कहेंगी आप? आई एम श्योर कि जब तुमने फैसला किया कि इसके बारे में बात करोगी, तब भी तो कई लोगों ने कहा होगा इग्नोर कर दो, 2 दिन बात करेंगे, छोड़ दो। क्या हुआ? अपनी तकलीफ का, अपने दर्द का लोगों को एहसास ना होने दो, बल्कि ये और करेंगे। हम ये भी बात सुनते आए हैं, अब भाई की भी बात सुनी, आपका क्या रद्द अमल है, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं इग्नोर करती आई हूँ, और जब मैंने टिकटॉक का पहला वीडियो जो पोस्ट की थी तभी डिसाइड किया था बिल्कुल इग्नोर करूँगी। लेकिन एक बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ फेस करता है इंसान। तो इस वीडियो पे भी मैं कुछ नहीं बोली थी, मैं एट द स्टार्ट चुप रही। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा, मतलब इस पूरी दुनिया ने देखा है, मेरा एम ऑफ लाइफ, मेरी गोल्स ये था कि लोग मुझे अलीना फ़ातिमा के नाम से पहचाने, ना कि एक मवेशी मंडी के नाम से पहचाने।
मुझे पूरी दुनिया ने, मुझे कहाँ से मैसेजेस आए और लोगों ने मुझसे पूछा, जो भी सवाल किए, तो मुझे मेरे नाम से नहीं पहचाना जा रहा था, मुझे एक अजीब व गरीब नाम से पहचाना जा रहा था, एक गलत रेफरेंस से पहचाना जा रहा था, बिल्कुल डिफरेंट रेफरेंस से था, जो कि मुझे बहुत तकलीफ रहा था। तो बोलना मेरा हक था, मैं नहीं बोलती, नहीं इन चीज़ों को रोका जाता, तो मैं नहीं, बल्कि मुझे ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो मुझसे इंस्पायर होती हैं, तो मैंने अपने साथ साथ उन सब के लिए आवाज़ उठाने का सोचा कि ताकि लोगों को ये एहसास हो कि हम भी दिल रखते हैं। एब्सोल्युटली ब्रेव, और ये एक अलग अंदाज है अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने का। इसमें आप बताते हैं कि आप वल्नरेबल हैं और अगले को एहसास हुआ है। रिलेशनशिप कोचेस भी आजकल कहते हैं कि अगर आपकी लड़ाई हो रही हो और अगले शख्स का कोई फिक्रा, कोई जुमला आपको तकलीफ दे, तो आप आर्ग्यूमेंट में भी ये कहें कि इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ दी, ताकि दूसरे को एहसास हो, क्योंकि इन द हीट ऑफ द मोमेंट पीपल डोंट रियलाइज हाउ दे आर पुटिंग द पर्सन डाउन। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई हमारे साथ मौजूद होने का, जहरा एंड अलीना फॉर मेकिंग आवर टाइम। कॉम्प्लेक्स वसी सब्जेक्ट है, आज अगेन वी ट्राई टू ब्रिंग दैट अप, और इसके बारे में अगर आपकी कोई राय है, फीडबैक है, मुझे जरूर बताइए। लेकिन इफ यू हैव बीन हर्ट, अगर आपको किसी ने तकलीफ दी है और आप उसको माफ करने से आपको मुश्किल का सामना है, आप दिल बनाते हैं, जहन बनाते हैं, लेकिन माफ नहीं कर पाते, तो कम टू माय YouTube राइट नाउ, क्योंकि अभी हम इसी बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।